नमस्कार साथियों, अपना चल रहा था हिंदी में क्या कारक। ठीक है, तो कारक में हमने पढ़ लिया था क्या, कर्ता कारक हो गया था अपना, कर्म कारक हो गया था, करण कारक हो गया था, संप्रदान कारक, और अपना हो गया था क्या, अपादान कारक। ठीक है, यानी 5 कारक अपने हिंदी में कंप्लीट हो गए थे और इनको हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने कारकों का परिचय देखा और कारकों का परिचय हमने जिसमें देखा वो पहली वीडियो है। और दूसरे लेक्चर में हमने कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों के बीच अंतरों को देखा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद फिर इन तीनों को हमने तीसरी वीडियो में चर्चा की है। आज जो हम कारक प्रकरण के अंदर लेके चलते हैं वो है क्या, कारक का भाग 4। और आज कारक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपने 3 कारक और शेष बचे हैं और वो कारक कौन कौन से बचे हैं, तो देखो जरा। एक कारक बचा है क्या, संबंध कारक। एक कौन सा कारक बचा है, संबंध कारक। ठीक, एक अपना बचा है क्या, अधिकरण कारक। और ये अपना अंतिम है कौन सा, संबोधन कारक। ठीक है, तो इन 3 कारकों की चर्चा हम आज करना चाहते हैं। तो इन तीनों के बाद अपना कारक वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं जरा। तो देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये कि ये कारक की 6वीं, ये 7वीं और ये 8वीं विभक्ति है। और ये हमने देख लिया है कि जो संबंध कारक है, इस संबंध कारक को मूल कारक नहीं माना जाता संस्कृत के अंदर, और संबोधन को भी मूल कारक नहीं माना जाता किसके अंदर, संस्कृत के अंदर। इसका मतलब संबंध कारक और संबोधन कारक, ये दोनों कारकों को मूल कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता संस्कृत में, लेकिन हिंदी में इन्हें क्या माना जाता है, कारक के इनको भेदों के अंतर्गत रखा है। और हमने ये देखा कि संस्कृत में ये वाला जो कारक है, कौन सा कारक, संबंध कारक। इस संबंध कारक को कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में, कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संस्कृत में, काय में, संस्कृत में तो विभक्तियां हो जाती हैं संस्कृत में कितनी, 7, और कारक हो जाते हैं कितने, 8 से 6। ठीक है, 6 कारक हैं, 7 विभक्तियां हैं, क्योंकि संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को कर्ता कारक की विभक्तियों के जैसा क्या किया जाता है, वहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपना जो मूल कारक बचा है इनमें, वो कारक है कौन सा, अधिकरण कारक। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों को समझे लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, संबंध कारक की। संबंध कारक की, संबंध कारक का क्या मतलब है, संबंध कारक का मतलब है कि कर्ता द्वारा अगर कोई, या फिर हम ये कहें कि कोई क्रिया है और उस क्रिया का संज्ञा या किसी सर्वनाम शब्द से क्या किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए। मतलब ये कि किसी भी क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ अगर संबंध प्रकट होता है तो वहां पर कहेंगे कि हम, कि वहां पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे इंग्लिश में हम एक केस बनाते हैं, उस केस को कहते हैं क्या, पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में क्या होता है, पजेसिव केस में होता है अब मतलब अधिकार का भाव वहां पर प्रदर्शित किया जाता है पजेसिव केस में, और उसमें कहा जाता है मेरा, मेरी, है ना, हमारा, हमारी, है ना, अपना, अपनी, उसका, उसकी। तो कहने का मतलब जहां पर अधिकार का बोध होता है इंग्लिश में, हम वहां पर उसको बोलते हैं क्या, पजेसिव केस उसको बोलते हैं, पजेसिव केस के अंदर पढ़ते हैं। तो जो पजेसिव केस है वही यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, अपना संबंध कारक में वही विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम विभक्तियों को देखें, संबंध कारक की विभक्तियां, तो देखो संबंध कारक की विभक्ति क्या क्या है, तो देखो जरा, संबंध कारक की विभक्ति है क्या, रा, री, रे। ठीक है, संबंध कारक की विभक्ति है का, की, के।
ठीक है, संबंध कारक की विभक्ति है ना, नी, ने। ठीक, तो देखो जरा ये क्या है, विभक्तियां हैं किसकी, संबंध कारक की। ये विभक्तियां हैं किसकी, संबंध कारक की। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, वो ये कि ने विभक्ति जो है, ये ने विभक्ति हमें कर्ता कारक में भी देखने को मिली, कर्ता कारक में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जो कर्ता कारक में देखने को मिली वो विभक्ति कौन सी थी, ने। ठीक है, ना नहीं था, नी नहीं थी, ने था। तो कहने का मतलब ये कि ने विभक्ति अगर आएगी तो ने विभक्ति अगर अधिकार के बोध में आ रही है, बात समझ आ रही है ना। अगर ने विभक्ति हमने कर्ता कारक में भी पढ़ी थी, मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि जो ने विभक्ति है, इस ने विभक्ति को हमने कर्ता कारक के साथ इसका प्रयोग करके देखा है, लेकिन कर्ता कारक में जो ने विभक्ति होती है वहां पर क्रिया कर्ता के द्वारा संपादित कराई जाती है, भूतकाल में होती है, और अगर वो सकर्मक होती है तब ने विभक्ति का क्या होता है, प्रयोग होता है। वहां पर जो नहीं होता वो ये कि वहां पर संबंध प्रदर्शित नहीं कराया जाता संज्ञा या सर्वनाम के साथ। बात आ रही है समझ में? मतलब अगर मैं कहूं कि वहां पर अधिकार का बोध नहीं होगा, वहां पर जो ने का प्रयोग होगा वो अधिकार के भाव में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो काय के रूप में होगा, अधिकार के भाव में ये प्रयोग होगा। जैसे अगर ये कहा जाए कि मैंने, जैसे मैं क्या है, एक सर्वनाम है, और इसमें कहा जाए क्या, मैं प्लस क्या, ने, तो मैंने। अब देखना जरा, ये सर्वनाम है, यहाँ पर मैंने अगर ये आ जाए कि खाना, मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया। अब देखो जरा, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर भोजन किया, अब यहाँ पर विभक्ति क्या आई है, ने भी आई है, क्योंकि सर्वनाम के साथ तो विभक्ति क्या होती है, जुड़ जाती है, और कर्ता के साथ विभक्तियां अलग से प्रयोग होती है। तो यहाँ पर मैं एक सर्वनाम है, और ये सर्वनाम यहाँ पर एक कर्ता के रूप में है, और यहाँ पर ने विभक्ति क्या की गई है, प्रयोग में ली गई है। ठीक है, और अगर इस सर्वनाम के परिचय की बात करें तो ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी कौन सा है, तो ये उत्तम है। पुरुषवाचक में भी ये सर्वनाम कौन सा है, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष के साथ ने आया है, तो क्या हम इस ने को काय में संबंध कारक में रख देंगे, नहीं रखेंगे। इसको हम किस में रखेंगे, कर्ता कारक में। इसको हम किस में रखेंगे, कर्ता कारक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकार नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एक वाक्य, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि अपना मकान। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा, अपना मकान है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर है क्या है, एक होना की क्रिया है, क्रिया का सामान्य रूप है। यहाँ से फिर से क्या है, विभक्ति है क्या, अपना। तो देखो जरा, अपना, इसमें क्या हुआ, अधिकार। यहाँ पर आप जब इसको पूरा पढ़ोगे तो इसका भाव अगर देखोगे तो यहाँ पर जो भाव आ रहा है वो भाव आ रहा है काय का, अधिकार का। ठीक है, वो भाव यहाँ पर काय का आ रहा है, अधिकार का। तो यहाँ पर इस मकान पर अधिकार दिखाया जा रहा है कि ये मकान अपना है, और इस मकान का संबंध स्पष्ट हो रहा है किससे, अपन से। इसीलिए यहाँ पर ये कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक, बात आ रही है समझ में? जैसे हम दूसरा लेते हैं कि जैसे नहीं लगा था, अगर यहाँ पर ये लिख लें अपन के अपने भाई बंधु, अपने भाई बंधु बाजार जाएंगे। अब देखना जरा, अपने भाई बंधु बाजार जाएंगे, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी सर्वनाम है, यहाँ पर भी सर्वनाम है, ने विभक्ति आई है। इन भाई बंधुओं से संबंध बताया गया है कि ये भाई बंधु किसके हैं, अपने हैं। ठीक है, अपने हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस ने के साथ कर्ता कारक में नहीं रखेंगे, इस ने के साथ हम इसको रखेंगे किसके अंदर, संबंध कारक के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा।
ऐसे ही अगर हम अन्य सर्वनामों में देखें तो यहाँ पर हम अगर सर्वनाम कौन सी सर्वनाम होती है कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। तो अगर यहाँ पर हम एक सर्वनाम को रोक दें और उस सर्वनाम का नाम है क्या, निजवाचक सर्वनाम। क्या, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो निजवाचक सर्वनाम अगर है और निजवाचक सर्वनाम को अगर छोड़ दें, बाकी जो हमारे पास 5 सर्वनाम बचेंगी, जैसे पुरुषवाचक, जैसे निजतावाचक, जैसे प्रश्नवाचक, जैसे अनिश्चयवाचक और जैसे निश्चयवाचक। अब देखो यहाँ पर देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये जो 5 हमें क्या मिल रही है, सर्वनाम मिल रही है। इन 5 सर्वनामों में नेम विभक्ति के साथ कर्ता कारक भी बनाया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना है। क्या, कर्ता कारक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि केवल निजवाचक सर्वनाम के साथ नेम विभक्ति कर्ता कारक में नहीं होगी, बाकी 5 के साथ कर्ता कारक में नेम विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है पहली बात। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो देखो यहाँ पर अपन ने ये वाक्यों को देखा, इसमें नेम विभक्ति थी, तो यहाँ पर ये देखो पुरुषवाचक था और पुरुषवाचक को हमने क्या, इसमें क्या हुआ, जैसे उसने भोजन किया। अब उसने भोजन किया, उस क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। अन्य पुरुष के साथ हमने नेम विभक्ति लगाई, तो वहां पर उसने भोजन किया। तो यहाँ पर जैसे ही हमने कहा कि उसने भोजन किया, तो भोजन पर अधिकार नहीं है, भोजन करने की क्रिया को बताया जा रहा है कि उसने भोजन करने की क्रिया को संपादित किया। तो वहां पर नेम विभक्ति के साथ क्या हो गई, तो हम कहेंगे नेम विभक्ति के साथ वहां पर कर्ता कारक हो गया। वैसे ही अगर हम निष्ठा, तो यहाँ लिखी थी मैंने, निष्ठा ये है कि हो जाएगी क्या, संबंधवाचक। ठीक है, तो देखो जरा ये है संबंधवाचक, तो यहाँ पर संबंधवाचक, निष्ठा संबंधी को छोड़ देंगे, निष्ठा वाले को, और इन 5 के साथ कर्ता कारक की विभक्ति बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन निष्ठा के साथ कर्ता कारक की विभक्ति को लगा के कर्ता कारक नहीं बनाया जा सकता। ये बात आपको याद रखना है। जैसे हमने ये देख लिया, बात आगे समझ में नहीं विभक्ति वाली। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं किसकी, का, की, के। ठीक है, तो का, की, के को क्या बनाया जा सकता है, राम की पुस्तक, संज्ञा के साथ हमने की लगा दिया कि राम की पुस्तक। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने राम की पुस्तक। ठीक है, राम की पुस्तक। अगला मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि राम को कॉलेज जाना है। अब देखो जरा पहले वाले वादे को का विभक्ति हमें दिख रही है कि ये विभक्ति है किसकी, तो हम कहेंगे संबंध कारक की। अगर यहाँ पे लिखे कि राम के, तो राम के बिना, राम नाम याद है, यहाँ पे लिख लें कि राम नाम के बिना जीवन निरर्थक है। तो यहां पर भी देखो जरा, यहां पर मैंने शब्द लगा दिया बिना साथ में, के साथ क्या लगा दिया, बिना, और यहां पर हमने लिखा सिर्फ को, और यहां पर हमने लिखा क्या, की। तो यहां पर को, की, के, ये तीनों हमें दिखने को मिल रहे हैं किसमें, संबंध कारक में। लेकिन इन तीनों में से ये वाला वाक्य संबंध कारक में नहीं होगा, ये वाला वाक्य किसमें होगा, कर्ता कारक में होगा। ये वाला वाक्य किसमें होगा, कर्ता कारक में होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा भाव क्या है, अधिकार का पॉजिटिव केस इंग्लिश में जो बनाओगे अधिकार का बोध होगा। तो यहाँ पर अधिकार का बोध हो रहा है कि ये पुस्तक राम की है। यहाँ पर ये संबंध बताया जा रहा है कि राम के बिना अगर विभक्ति का, की, के, नानी ने, ना भी आए, संबंध बताना है। मैंने कहा भाव प्रधान है, आप भाव को ध्यान रखो। जैसे नानी ने, काकी के विभक्ति नहीं आई, अगर ये आए कि श्याम मेरी ओर देखता है, श्याम मेरी ओर देखता है या श्याम मुझको देखता है, तो बात बदल जाएगी। देखना जरा, मैंने यहां पर कहा कि श्याम मेरी ओर देखता है। अब देखना जरा, मैंने एक शब्द लगाया है मेरी ओर देखता है, और एक मैं बनाता हूं यहां पर कि श्याम मुझे देखता है। अब देखो जरा, अगर इसको हम सामान्य रूप से देखें तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। मतलब श्याम मेरी ओर देखता है, एक वाक्य ये है, और एक वाक्य है श्याम मुझे देखता है। तो यहाँ पर श्याम मेरी ओर, ये जो ओर है ना, इस ओर ने संबंध बता दिया। इस ओर ने क्या बता दिया? संबंध बता दिया। ठीक है, चलो वीडियो, इस ओर ने क्या बता दिया? संबंध बता दिया। यहाँ पर श्याम मेरी ओर देखता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। लेकिन श्याम मुझे देखता है, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि यहाँ पर मुझे, मैं इसको ऐसे लिखा जा सकता था कि मुझको देखता है, श्याम मुझको देखता है। तो देखो जरा, यहाँ पर श्याम मुझे देखता है और यहाँ पर श्याम मेरी ओर देखता है। तो पहले वाला वाक्य तो हो जाएगा क्या? संबंध कारक, और दूसरा हो जाएगा क्या? कर्म कारक। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? श्याम मुझको देखता है, या फिर ये कहा जाए कि श्याम मुझे देखता है, एक ही बात है। तो ये मुझे देखता है और मेरी ओर देखता है, तो इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है, भेद समझ आ रहा है। पहले हमने बात की किसकी के पॉजिटिव केस में अधिकार जैसा भाव आएगा, लेकिन ये और शब्द भी आ रही है। तो ये बात समझ आ गई। अब हम चर्चा करते हैं आगे। ठीक, तो देखो जरा, यहाँ पर ये बात हुई किसकी? संबंध कारक की। ये बात किसकी हो गई? संबंध कारक की। तो संबंध कारक में आपको याद रखना है कि संबंध कारक में क्या होता है। तो संबंध कारक में इंग्लिश के पॉजिटिव केस अधिकार का भाव किसी भी वस्तु के ऊपर, क्रिया के ऊपर, वस्तु के ऊपर क्या बताया जाएगा? अधिकार। अधिकार कब होगा? जब उससे क्या होगा? संबंध होगा। अब दूसरा कारक, दूसरा कारक है अपने पास क्या? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या होता है? जैसे इंग्लिश वाले सुने, जो जैसे क्या होता है, हम प्रयोग करते हैं इनका, हम प्रयोग करते हैं ऑन का, हम प्रयोग करते हैं अपॉन का, हम प्रयोग करते हैं फ्रंट ऑफ का, हम प्रयोग करते हैं बिहाइंड का, हम प्रयोग करते हैं मतलब किसका? इनटू का, हम प्रयोग करते हैं किसका? तो कहने का मतलब ये कि जो प्रयोग, जो प्रीपोजिशंस हैं इंग्लिश में, जिनको हम ऑन, अपॉन, ठीक है, इन सबको कहा जाता है क्या? तो जब इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करोगे तो इन प्रीपोजिशंस के प्रयोग को कहा जाएगा क्या? अधिकरण के कारक में हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। अब देखना जरा कैसे। अगर हम बात करें किसकी? अधिकरण कारक की, विभक्ति की। अगर हम बात करें किसकी? अधिकरण कारक की, विभक्ति की। तो जो अधिकरण कारक की जो विभक्तियां हैं वो क्या है? में, वो क्या है? पर। ठीक है, में और पर, यानी इन और ऑन, ये दोनों क्या है? इसकी विभक्तियां हैं। अब में और पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है? विभक्ति नहीं भी है या में नहीं मिल रहा है, पर नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि जब आप इंग्लिश की टर्म यूज करोगे एट, और एट काय के लिए प्रयोग करते हो आप? या तो समय के लिए करोगे या तो छोटी जगह के। कुल मिला के ये कि जब हम लोकेशन को बताने की कोशिश करेंगे, जब हम क्या करेंगे? लोकेशन को बताने की कोशिश करेंगे, तो इंग्लिश में लोकेटिव केस जब बनाओगे, लोकेशन बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग आप करते हो वो ही क्या कहलाती है? यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। कहने का मतलब ये कि क्रिया के संपादन का जो स्थान है, जो जगह है, वो बताया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। बात आ रही है समझ में? अधिकरण कारक में क्या होगा? अधिकरण कारक में क्रिया के अधिकार का बोध होगा कि क्रिया किस स्थान पर क्या की जा रही है? संपादित कराई जा रही है। अंतर समझना जरा,
यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का अधिकार था, यहाँ पर किसी स्थान के ऊपर क्रिया का अधिकार होगा कि क्रिया फलानी जगह क्या की जा रही है, संपादित की जा रही है। मतलब समझ आ रहा है? अब देखना जरा कैसे, जैसे अगर वाक्य लिया जाता है कि पापा जी छत पर हैं, छत पर हैं, ठीक है। अगर या फिर ये कहा जाता है कि जो पंछी है, पंछी पिंजरे में कैद हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि तो देखो ये इसमें मैं आ गया और इसमें क्या आ गया, पर आ गया, इसमें मैं आ गया और इसमें क्या आ गया, पर आ गया। अब देखना जरा, ये जो पापा जी छत पर है तो होने की क्रिया है, और ये होने की क्रिया कहां पर है, छत पर। तो ये जो पर है ये बता रहा है कि छत पर है क्या, पापा जी। तो पापा जी का यहाँ पर होना पता चल रहा है किसके ऊपर, छत के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर होना ही है, पंछियों का होना है, लेकिन ये काय में है, पिंजरे में है, ये काय में है, पिंजरे में है। तो यहाँ पर तो विभक्ति देख के समझ आता है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं शाम 5 बजे, शाम 5 बजे आ जाऊंगा। अब देखना जरा, शाम 5 बजे आ जाऊंगा, इसमें तो कुछ भी क्या नहीं लग रहा है, कोई विभक्तियां यहाँ पर हमें नहीं लग रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब आप 5 बजे के लिए क्या करोगे, एट शब्द का प्रयोग करोगे, तो जब एट शब्द का प्रयोग करोगे तो भी आप 5 के साथ आप क्या करोगे, 5 के साथ एट प्रीपोजिशन लगाओगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर समय के ऊपर क्रिया का संपादन निर्भर है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, अगर ये पूछा जाए कि कब तक आओगे, तो वो कहे कि मैं 4 से 5 के बीच में, वो आपसे कहे 4 से 5 के बीच। अगर उसने ये कहा, बीच भी ना बोले, 4 से 5 बजे तक बोल दे, 4 से 5 बजे तक आऊंगा, तो यहाँ पर आप देखो जरा, यहाँ पर अब ये वाक्य आपका किसमें, अपादान में। अब ये किसके अंदर जाएगा, अपादान के अंदर। बात आ रही है समझ में? मतलब 4 से 5 बजे तक, यहाँ से 4 से 5 बजे तक, यहाँ पर क्या है, अलगाव है 4 और 5, 4 से लेके 5 बजे तक का, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अपादान। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा है कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक। जैसे ये कहा जाए कि सुबह से शाम तक मैं घर से बाहर रहूंगा, तो घर से बाहर रहूंगा अपादान हो गया। अगर साथ में उसने ये भी बोल दिया कि मैं 4 से 5 बजे तक घर से बाहर रहूंगा, तो भी अपादान हो गया। संबंध में आपको ये बात याद रखना है कि संबंध में अगर ये कोई समय दे दिया जाए फ्रॉम के अर्थ में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपादान में क्या होता है, फ्रॉम होता है। तो यहाँ पर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? मतलब सिर्फ 5 बोले, फ्रॉम का प्रयोग ना करना पड़े। बात आ रही समझ में? फ्रॉम का प्रयोग ना करना पड़े तो अपादान होगा, और सिर्फ समय उसने बता दिया। जैसे वो बोले कि मैं सोमवार को आ जाऊंगा, मैं सोमवार को आ जाऊंगा। अब देखना जरा, सोमवार को आ जाऊंगा, मंगलवार को आ जाऊंगा, तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर भी आपको काल से संबंधित स्थापित करवाया जा रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि क्रिया का संपादन सोमवार को होगा, और यहाँ पर सोमवार पर क्रिया का क्या है, अधिकार है। तो अधिकरण कारक में आपको ये बात याद रखना है कि अधिकरण कारक की वैसे तो विभक्तियां में और पर हैं, लेकिन समय काल को बताने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वहां पर अगर बीच में कोई गैप नहीं दिया है, कोई समय नहीं दिया है कि मैं इतने बजे से इतने तक, ये नहीं दिया है, तब आएगा किसमें, अधिकरण में। और अगर उन्होंने कहा कि मैं सुबह से शाम तक मुझे प्यार करो, तो इसका मतलब हो गया क्या है कि यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया, सुबह से लेकर शाम तक। और अगर सिर्फ शाम आ गई बात, तो शाम को, जैसे यहाँ पे ये कहते कि मैं सोमवार को आ जाऊंगा, अब यहाँ पर देखो को शब्द है, सोमवार को,
अब यहाँ पर आने की जो क्रिया है वो क्रिया कब संपादित हो रही है, सोमवार को। और ये पूर्व विभक्ति हमें दो जगह देखने को, ये विभक्ति हमें दो जगह देखने को मिल रही है। एक तो हमें विभक्ति मिल रही है कहाँ पर, कर्म कारक के साथ, और एक हमें विभक्ति यहाँ मिल गई किसके साथ, अधिकरण के साथ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भाव देखना है, भाव के आधार पर आप ये संभव होगा। ठीक है, संबोधन बिल्कुल सरल है, संबोधन में कुछ भी नहीं है, संबोधित किया जाता है, इस पर मैं ज्यादा समय बेकार नहीं करूंगा आपका। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, आपके पूरे कारक कंप्लीट हो गए हैं, आपका हिंदी में कारक वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट है। मैं आपसे कहूंगा कि आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। ठीक है, पहले से लेके 4 वीडियो यानी चारों की 4 वीडियोस को आप पूरा देखें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें लगता है कि हमें आता है, और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लमें हमें फेस करना पड़ती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप सारी वीडियोस को एक बार पूरे इत्मीनान के साथ देख लें। ठीक है, और फिर कोई डाउट हो तो उनको आप हमें बताएं, मैं उसका समाधान करूंगा। ठीक है, अब हम अगले प्रकरण में मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए